जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स भौतिकी विज्ञान से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो साथियों, सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो साथियों, सेशन का पहला प्रश्न है, पानी में डुबोई एक छड़ी किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। पानी में डुबाई गई एक छड़ी जो है वो किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी में डुबाई गई छड़ी कुछ इस तरह से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा प्रश्न है, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है। बिल्कुल साथियों, आपको सोच समझकर आंसर करना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में अस्थायी कण कौन से है। तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन जो है ये एक अस्थायी कण है। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। लेकिन प्रोटॉन का जो नामकरण किया था वो क्या था, रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, ये ध्वनि से संबंधित है। अब देखिए, ध्वनि की बात करें तो ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो याद रखिएगा डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और ध्वनि की चाल जो है ये सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। ध्वनि की चाल कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण, याद रखिएगा ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवतल दर्पण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है वाट। याद रखिएगा, वाट जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये शक्ति का मात्रक है वाट। चलिए अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। चलिए आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है। तो साथियों, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम की बात करें तो इसमें अंतर क्या है। देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, और परमाणु बम की बात करें तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है परमाणु बम, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। सूर्य भी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही काम करता है। चलिए आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है
रिएक्टर पैमाने पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, रिएक्टर पैमाने पर। और भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ। यहाँ पे लिख देते हैं सिस्मोग्राफ, ये भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। आगे देखिए, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो साथियों, आकाश का जो रंग नीला दिखाई पड़ता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, वायु शक्ति जिसको विंड पावर भी कहा जाता है, इसमें ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, वायु शक्ति में जो विंड होता है, पंखी होता है, वो घूमता है। तो घूमता यानी कि गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विद्युत मोटर में पूछा जाता है कि कौन सी ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है। तो देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा का किस में होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उसमें होता है यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सभी को ध्यान रखें। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु से बनी होती है? यानी कि उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होना चाहिए? तो साथियों, यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा गलनांक कम होना चाहिए, और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो उच्च होना चाहिए। दोनों को ध्यान रखें। आप लोग कमेंट करके बताइए, जो फ्यूज सुरक्षा जो फ्यूज होता है ये किसके मिश्रण से बनता है? हमने आपको बताया है, कमेंट करके आप सभी बताएं। चलिए आगे देखिए, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति जो है वो समान बनी रहती है। तो बी ऑप्शन जिसने भी दिया है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको इस चैनल पर लाइव चैट के साथ क्लास दी जाती है। पराश्रव्य तरंगे जो ध्वनि तरंगे हैं, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? देखिए, एक बात क्लियर कर देते हैं, पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य सुन सकता है केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। तो पराश्रव्य तरंगे जो होती है, इसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, याद रखिएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो बहुत ही सिंपल है, वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। देखिए, हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हमारा सही जवाब है, नाभिकीय विखंडन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? चलिए, यहाँ पर ऊष्मा होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, पारा। पारा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, वाटरमैन फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए, वेक्टर की बात करें, सदिश की बात करें, तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको कहा जाता है सदिश राशि। और सदिश राशि के उदाहरण है जैसे कि विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, ये सभी क्या है? सदिश राशि के उदाहरण है। ध्यान रखेंगे, बल, त्वरण, ये सभी सदिश है, जबकि समय, चाल, दूरी, ये सभी अदिश है।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों ये होता है प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों इसका कारण है पाइप में पानी जमने पर सिकुड़ता है। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर ये नहीं होगा। अत्यधिक शीत ऋतु में पूछा गया है, पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फटने का कारण है कि पाइप में जो पानी है वो जमने पर फैल जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो देखिए साथियों, किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है, याद रखिएगा ये क्या होती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। नाभिक में जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना ही परमाणु संख्या होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, नाभिक का खोज किसने किया था? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो लेजर का आविष्कार किसने किया? तो थियोडोर मेमन ने। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा थियोडोर मेमन ने। ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो साथियों ध्वनि का जो पिच है ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। वाहनों के अग्रद्वीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो साथियों वाहनों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का होता है? तो परवलयी दर्पण। डी ऑप्शन सही है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको बताना है। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो आप सभी को सेशन लाइक करके ही जाना है।